नाज़रीन, आपको बताएं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत हुई। अदालत ने फुल कोर्ट की तश्कील पर फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला कल सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार चेयरमैन पीटीआई के वकील और सलमान अकरम राजा ने फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत की थी, जबकि एतजाज़ अहसन ने मशरूत हिमायत करते हुए कहा कि तमाम मुल्ज़िमान को अदालती तहवील में जेल भेजा जाए तो फुल कोर्ट पर आमादा हूँ। ये सुनकर तकलीफ हुई कि 2 जजेस ने कहा कि वो बेंच को तस्लीम ही नहीं करते। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने फौज की तहवील में मौजूद 102 अफराद की फहरिस्त पेश कर दी। फहरिस्त के साथ 9 मई को हमले की जगहों का भी जिक्र किया गया है। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी फोरम पर शवाहिद पेश होना चाहिए जो हुकूमती दावे को परख सके। किसी फोरम पर मवाद पेश होगा तो पता चलेगा कि आपका दावा दुरुस्त है या नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल और वकला ने फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक दरख्वास्तों पर दलाइल दी। दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया गया जो कल सुनाया जाएगा। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अदालत नज़ीर है कुछ जजेस समाअत से माजरत कर लें तो बकिया जजेस का फुल कोर्ट बनाया जा सकता है। हुकूमत के बेंच पर एतराज़ात से उनका कोई ताल्लुक नहीं। केस सुनने से माजरत करने वाले जजेस फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं हो सकते। जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा कि 3 जजेस ने केस सुनने से माजरत नहीं की। मौजूदा केस में सिर्फ एक जज ने केस सुनने से माजरत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बेहतर होगा कि फुल कोर्ट पर बाकी दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ ले लिया जाए। एतजाज़ अहसन ने कहा कि मुझे इस बेंच और सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। अदालत को इस केस का फौरी फैसला करके तनाज़ात का रास्ता बंद कर देना चाहिए। लतीफ़ खोसा ने कहा कि चाहते थे कि फुल कोर्ट केस सुने लेकिन ये तकनीकी बुनियादों पर मुमकिन नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये बेहतरीन मौका है सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों से मुतालिक एक ही बार फैसला कर दे। मुल्की तारीख में पहली बार इख्तियार अदालत के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत की और वकील आबिद जुबैरी ने कहा कि बार को भी इस बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। फैसल सिद्दीकी और जमान वर्दिक के सिवा तमाम दरख्वास्त गुजारों ने फुल कोर्ट की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले पर मुशावरत करेंगे। मुशावरत मुकम्मल हुई तो 15 मिनट में मुनासिब राय से आगाह कर देंगे। अगर मुशावरत मुकम्मल ना हुई तो कल आगाह कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब कोर्ट एसोसिएट्स ने बताया कि इस केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं रवा माह मुद्दत पूरी करके घर जाना है, बातें बहुत हो गईं, अब अमल से तरक्की के अहदाफ हासिल करने हैं। कहा नैब ने लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया, करप्ट लोगों की करप्शन को नज़रअंदाज किया। नैब बदउन्वान लोगों के बजाय सिर्फ उन लोगों को पकड़ती थी जो हुकूमत के खिलाफ होते थे। मसाइल का गैर रवायती हल देने वाले लोग भी नैब का शिकार हो गए। हमने पाकिस्तान के साथ 75 साल जुल्म किया है, गरीब आवाम के साथ ज्यादती की गई, उनको हक नहीं दिया। बदकिस्मती से आज मुआशरा तकसीम हो चुका है। Where were we as a nation for the last 75 years? Subjected to worst kind of pilferage and corruption and corrupt practices. I will not mention names here because that's not the intent and purpose of this meeting. Because today is the day to learn our lesson from the past and now move forward in unison. It was nabbing only those who were opposed to the government of the day and not those who had looted and plundered the scarce wealth of the people of Pakistan. अपने घर जाना है और एक इंटर्म गवर्नमेंट आनी है, उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो एक नई हुकूमत आएगी। मैं आज अगर आपके सामने ये बातें जो कर रहा हूँ ये कोई नई बातें नहीं कर रहा। माशरा तकसीम हो चुका है। आज बदकिस्मती से माशरे में जहर घोल दिया गया है, उसकी वजूहात हम सबको इल्म है, उसमें मुझे इस वक्त नहीं जाना। और इस हाल में हम इस पर अमल पैरा होंगे और इससे नताइज हासिल करेंगे जब तक कि यकजहती और एक इत्तेफाक इत्तेहाद हम उसका फैसला न कर लें। मैं समझता हूं कि हम अपनी काविशों में कामयाब नहीं हो सकते। ओगरा की तजवीज़ थी 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल बढ़ाने की, लेकिन हुकूमत कर गई आवाम से हाथ। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे का कहकर तकरीबन 20 रुपए का आवाम को टीका लगा दिया। आलमी मंडी में कितनी बड़ी तेल की कीमतें और कैसे लगा आवाम को टीका, हकायक जानिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। जाते जाते हुकूमत कर गई आवाम से हाथ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मनमाना इजाफा करके डाल दिया आवाम की जेब पर डाका। आलमी मंडी में तेल की इतनी कीमत नहीं बढ़ी जितना दिया हुकूमत ने रागलाब। जराये का कहना है कि हुकूमत ने आलमी मंडी से $85 फी बैरल में तेल खरीदा। आलमी मंडी के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 258 रुपए से 260 रुपए बनती है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 166 रुपए 37 पैसे फी लीटर बनती है। जराये के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत पर 92 रुपए 20 फी लीटर टैक्स
टैक्स आयद किया। तमाम तर टैक्सेस आयद करने के बाद पेट्रोल की कीमत 260 रुपए फी लीटर बनता है। हुकूमत को 10 रुपए फी लीटर इजाफा या कीमतें बरकरार रखने की तजवीज़ दी थी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 19 रुपए 95 पैसे इजाफा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से तारीखी खिताब। उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इदारों के साथ मिलकर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम को यकीनी बनाया। ये काउंसिल का क़याम तमाम शराकतदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। ज़रा अपने मुल्क पर नज़र तो डालें। बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसत तक, साहली पट्टी से मैदानी इलाकों तक, इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। इसी हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। एजाज, बताएगा डिटेल्स। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने आज बहुत अहम खिताब किया पाकिस्तान मिनरल समिट से, जिसका मौजू है डस्ट टू डेवलपमेंट। उन्होंने कुरानी आयात के हवाले दिए, खासतौर पर सूरह बकरा के हवाले दिए और सूरह रहमान के की उस आयत का हवाला दिया जिसमें ये कहा गया, अल्लाह तआला की तरफ से कहा गया है कि और तुम मेरी किन किन नेमतों को जुटलाओगे। उस तनाजुर में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की इस्तकामत ही पाकिस्तान की कामयाबी, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आप देखें तो पहाड़ों से लेकर वादियों तक और प्लेन से लेकर समंदरों तक पाकिस्तान के पास क्या कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास मिनरल्स का एक जखीरा मौजूद है जो पाकिस्तान की किस्मत को बदल सकता है। उन्होंने सऊदी जो वजीर हैं मिनरल्स के इंजीनियर खालिद, उन समेत और जो बैरी गोल्ड के जो सरबराह हैं उनका और दीगर सरमायाकारों का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान आपको बेहतरीन माहौल फराहम करेगा। उनका ये कहना था कि जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है, इकोनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल, उसका मकसद ही पाकिस्तान के माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए, सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल को फराहम करना है और पाकिस्तान की हुकूमत और हम मिलकर ये काम करते रहेंगे। उन्होंने उनका ये कहना था कि जो हम तमाम आलमी सरमायाकारों का जो मिनरल्स में, जो पेट्रोलियम में, जो दीगर में सरमायाकारी करना चाहते हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं। जी अच्छा एजाज, ये भी बताइएगा कि बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि बड़े ऐसे ज़खायर हैं जिनको अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जा सका है और उन तमाम ज़खायर को अब इस्तेमाल में लाया जाएगा। किस तरह से इस्तेमाल में लाया जाएगा, क्या क्या मंसूबे इस हवाले से बनाए जा रहे हैं, तो इस मुतालिक तफसीलात सामने आ सकें? जी देखिए, इस हवाले से जो बुनियादी बात है वो पाकिस्तान के पास तकरीबन 6 लाख एकड़ अरादी ऐसी मौजूद है जो मुख्तलिफ मादियात और मिनरल से भरी पड़ी है। उन्हें निकालना और फिर उनको टैप करने की जरूरत है और ये तमाम सर्वेस मुकम्मल हो चुके हैं। सेंडक और जो रेकॉर्डिंग के मंसूबे हैं वो इसका बड़ी इसकी निशानी है और सिर्फ जरूरत इस बात की है कि जो कॉपर के, सोने के, तांबे के, चांदी के और दीगर मादियात के जो ज़खायर हैं उनको निकाल कर उनकी प्रोसेसिंग की जाए और फिर दुनिया की उनकी जानिब तवज्जो मबजूल कराई जाए आलमी, क्योंकि पाकिस्तान को पास एक तो टेक्नोलॉजी की कमी है, दूसरा सरमाए की कमी है। तो ये कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी रखने वाली जो कंपनियां हैं उनको भी इस जानिब माइल किया जाए, जो सरमायाकार हैं जदीद टेक्नोलॉजी के साथ काम करने वाले उनको भी इस जानिब माइल किया जाए ताकि पाकिस्तान को एक माशी बेहतरी की राह पर ठीक है। एजाज अहमद साथ ही मौजूद रहेगा। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार हैं। हारिस नवाज साहब, आज का ये जो इजलास था पाकिस्तान मिनरल समिट, इससे तारीखी खिताब किया गया आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से। उनकी जानिब से कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम इदारों के साथ मिलकर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के क़याम को अब यकीनी बनाया है। किस तरह से काम किया जाएगा मादनियात के ज़खायर को निकालने के लिए और क्या क्या प्लान्स बनाए गए हैं, किस तरह पाकिस्तान के लिए ये बेहतर साबित होगा? देखें, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये अगर आपने देखा होगा सिम को स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट उसको फैसिलिटेशन जो काउंसिल बनाई गई है, इसी के जो 4 चीज़ें हैं जिसमें ज़राअत है, फिर आपकी ये माइन एंड मिनरल्स हैं, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और उसके फिर लास्ट जो है वो डिफेंस प्रोडक्शन है, इसी का हिस्सा है। इसमें अब ये इनिशिएटिव माइन मिनरल के लिए और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ज़रूरी था। आई मस्ट गिव लॉट ऑफ क्रेडिट चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कि उन्होंने हुकूमत के साथ मिल के इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया और इसमें भरपूर हिस्सा भी ले रहे हैं और आज खुद मौजूद है। दिस शोज कि वो इसको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं।
جس کے اندر بڑی کلیئر انہوں نے بات کی ہے کہ دیکھیں پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، اور وہ پوٹینشیل رائٹ فرام برف پور پہاڑیوں سے لے کے سیاچن کی اور ڈیزرٹ تک آتا ہے، جس میں ہر قسم کے منرل ہیں، کاپر بھی ہے، لیتھیم بھی ہے، اس کے بعد آپ کے ساتھ گولڈ بھی ہے، ڈفرینٹ قسم کے گرنائٹس اسٹونز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لائم اسٹون. تو اس کو میرے خیال میں صرف بات یہ ہے کہ ان ایفرٹ کو ہم نے ہارمونائز کرنا ہے. فورن انویسٹر جس طرح اب آپ کے سامنے سعودی مائن منرل کے انجینئر جو آئے ہوئے تھے، منسٹر وہ آئے ہوئے تھے، پھر اور فورن انویسٹر کے، اور پھر آرمی کی پریزنس سے ان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ پاکستان میں سیکورٹی انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہوں گی، ون ونڈو آپریشن ہوگا، اننیسیسری بیوروکریٹک جو آپ کے باٹل نیکس ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، اور اس میں کیونکہ فوج ہے تو اس کی کریڈیبلٹی بھی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ جو پروگرامز ہیں ان کی حکومت چینج ہونے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ کنٹینیو رہیں گے. سب سے بڑا یہ ہے انیشیٹو پاکستان آرمی کا، جس کی وجہ سے یہ بہتر ہو رہا ہے. آئی ایم شیور کہ یہ طریقے سے عوامی صاحب نے یہ کہا بھی کہ ہم اس حکومت ہم مل کے کام کر رہے ہیں، پاکستانی قوم کو بہت پوٹینشیل ہے، ہم نے اکنامک ترقی کرنی ہے، انشاءاللہ پاکستان کو اکنامک ترقی لا کے دنیا کمیونیکیشن میں بہت اعلیٰ مقام تک دلائے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، کیونکہ یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے گورنمنٹ کی جانب سے بھی اور آرمی چیف کی جانب سے بھی، تو جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب اس تمام تر منصوبے کے بعد جو پاکستان کا ایک خواب لے کر ہم چل رہے ہیں، تو معیشت اس میں کافی اسٹیبل ہو جائے گی آنے والے دنوں میں؟ بالکل، مجھے تو میں بہت پر امید ہوں، ہمیں پر امید ہونا بھی چاہیے. جس طریقے سے کیونکہ مجھے اسی تسلی ہے کہ جب چیف آرمی اسٹاف جناب مجیر نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس میں وہ خود انٹرسٹ لے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے حکومت کوئی آئے عوام کس کو مینڈیٹ دیتے ہیں اس سے لا تعلق یہ انیشیٹو ضرور چلیں گے. جو ہماری پہلے پالیسی ہوتی تھی کہ ایک حکومت آئی، چینج ہوئی، سب کچھ ختم ہو گیا، فوج کی گورنمنٹ جو پریزنس یہ نہیں ہوگا، اور یہی فورن انویسٹرز کو اٹریکٹ کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکورٹی انوائرمنٹ ہے پاکستان آرمی اس نے تیار کیا ہوا ہے کہ سیکورٹی انوائرمنٹ دیں گے، ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے. اور یاد رکھیں جو ملک اکنامک ترقی کرتا ہے فور آف اکانومی، جو ملک اکنامک ترقی کرے گا اس کو دنیا میں بہت اعلیٰ مقام ملتا ہے، اس کی لوگ بات سنی جاتی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد صاحب ہمیں جوائن کیا تھا، اور ان کی جانب سے اس ساری صورتحال پر گفتگو کی گئی. توشخانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی نے 35 سوالات پر مبنی 342 کا بیان ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں ریکارڈ کروا دیا. اپنے بیان میں چیئرمین پی ٹی آئی نے عدالت کو آگاہ کیا کہ میں نے بریگیڈیئر وسیم چیمہ کے ذریعے تحائف بیچے جن کو عدالت بطور گواہ نوٹس جاری کر سکتی ہے. فوجداری کارروائی میں شکایت کنندہ کو ثابت کرنا ہے کہ تحائف میرے پاس تھے جو میں نے ظاہر نہیں کیے. کہا گواہان کو آخری لمحے پر میرے خلاف بطور گواہ سامنے لایا گیا. 14 ماہ سے پی ڈی ایم مجھے انتخابات سے باہر کرنا چاہتی ہے. ادھر سپریم کورٹ نے توشخانہ کیس کا ٹرائل روکنے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی. جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا. کوئٹہ کے علاقے زرغونہ آباد کلی شاہ عالم میں پولیو ٹیم پر فائرنگ ہوئی. سیکیورٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار شہید کر دیے گئے. ملزم فائرنگ کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے. وزیراعلیٰ بلوچستان کا نوٹس اور واقعے کی مذمت کی. آئی جی سے اس متعلق رپورٹ طلب کر لی گئی ہے. عبدالقدوس بزنجو کہتے ہیں کہ ملک دشمن عناصر اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے پولیو مہم ناکام بنانا چاہتے ہیں. ملوث عناصر کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 قومی اسمبلی سے منظور. بل ضمنی ایجنڈے کے تحت پاس کیا گیا. بل مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی نے ایوان میں پیش کیا. اراکین اسمبلی کی ضمنی ایجنڈے کی کاپیاں فراہم کیے بغیر قانون سازی پر تنقید. عبدالاکبر چترالی نے کہا آپ گھوڑے پر سوار ہو کر بل پاس کروا رہے ہیں، ہمیں قانون سازی کی کاپی تک فراہم نہیں کی گئی. موسم کے حوالے سے بتائیں تو لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. بارش کے باعث گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا ہے. موسم خوشگوار ہو گیا ہے. اس حوالے سے بتائیں گے عدنان بھٹی. ایک بار پھر قدرت مہربان ہوئی ہے. اچانک سیاہ بادل چھا جانے سے، کالی گٹائیں چھا جانے سے بارش برسنا شروع ہو چکی ہے. ٹھنڈی ہوا بھی ساتھ چل رہی ہے اور شہر کا موسم جو ہے وہ مزید
दिल फरेब और दिलकश होने लगा है। गर्मी का जोर जहां पे टूटा है वहीं पर शहरियों ने ये इल्तिजा की है कि बारिश बरसने के बाद ये ना हो कि जगह जगह पानी जमा हो जाए। मुतलका अदारों को चाहिए कि पहले से ही तमाम इकदाम जो हैं वो मुकम्मल कर लेने चाहिए, क्योंकि महकमा मौसमियात ने यह पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो बारिश हो सकती है और तेज बारिश जो है वो इस टाइम उसका सिलसिला जारी है। आसमान जो है वो स्याह बादलों ने ढांप लिया है और गर्मी का जोर टूट चुका है। जो सूरज की शुआएं हैं वो जमीन पे पड़ना शुरू हुई तो काली घटाएं छा गई और उसके बाद बारिश बरसने के बाद जो है वो हवा चलने लगी है। जो महकमा मौसमियात है और जो PDMA है उन्होंने इंतजामात जो हैं वो पहले से कर लिए हैं। जी।